इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। इसकी हम ये जो सारे ग्रुप 15 है ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबर है इसके आपके पास ब्लॉक्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये 5 ब्लॉक्स हैं। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर, AS आर्सेनिक जिसका कि 33 एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट वन इज एंटीमनी SB जिसका एटॉमिक नंबर 51 है। लास्ट वन इज बिस्मिथ BI एटॉमिक नंबर 83। तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, इसमें जो 78% वॉल्यूम जो है इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है डाई नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। इसमें नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा एबिडेंट एलिमेंट नहीं है। अर्थ क्रस्ट में ये अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। नाइट्रेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि NaNO3 की फॉर्म में। NaNO3 जो कि चिली सेल्फ रिपीटर इसे कहा जाता है। KNO3 जिसे कि इंडियन सेल्फ रिपीटर भी कहा जाता है। तो जो नाइट्रोजन है ये क्या नाम है एसेंशियली पाया जाता है हमारे प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में और न्यूक्लिक एसिड्स में। इसमें ये सब चीजों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये नेचर में फ्री स्टेट में अकर नहीं होता है। ये 11th मोस्ट एब्यूडेंट होता है। अलग अलग फॉर्मेशन में ये पाया जाता है, जैसे कि फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट यानी कि 3CA3PO42.CaF2, इसे हम फ्लोरोएपेटाइट कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास CaCO3 यानी कि 3CaCO3PO42.CaCl2, इसे हम क्लोरोएपेटाइट कहते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉर्म में भी ये पाया जाता है। तो फॉस्फोरस अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं इन दो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अलावा हमारे पास है आर्सेनिक, नेक्स्ट वन है एंटीमनी, नेक्स्ट वन है बिस्मिथ। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादा एविडेंट नहीं होते। ये ज्यादातर अक्कर होते हैं एजोसल्फाइड्स की फॉर्म में अक्कर होते हैं। अब देखते हैं, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। देखिए इसके पीक जो ब्लॉक होता है ना, यानी कि ये जो इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल जो कि p होगी वो भी 2p 3p 4p जो भी होगी, उनकी आउटर मोस्ट शेल में p में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन में 3 होते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p, इसमें 2p3 में, इसमें 3p में 3 होते हैं। नेक्स्ट इसमें 4p में 3 होते हैं। इसमें d ब्लॉक भी एंटर हो जाता है, यानी कि d शेल भी एंटर हो जाती है। ये आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, इसलिए इस पे आप कंफ्यूजन नहीं होगी। हम ऑलरेडी +1 में भी आप नहीं किए होंगे। नेक्स्ट है ये AS, यानी कि जो हमारे पास आर्सेनिक है 33 एटॉमिक नंबर है, इसमें d ऑर्बिटल एंटर कर जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास SB यानी एंटीमनी, 51 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 5p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 1 और 2 यानी कि 3d भी एंटर करती है और 4d ये कोर शेल d की 2 शेल्स एंटर कर जाती हैं। नेक्स्ट होता है बिस्मिथ, एटॉमिक नंबर 83 होता है और इसमें देखिए d 3d भी होती है, 4d भी होती है, 4f भी होती है, 5d भी होती है और 6p में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सब में कॉमन चीज क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है ये देखिए 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3, यानी सबकी p शेल है और p शेल में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। 3 नहीं है क्योंकि p शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और इनकी में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज से आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है NS2 NP3, यानी कि S, इससे P की से पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P में 3 होते हैं। N जो कि नंबर्स ऑफ शेल होते हैं, ये 2p में है, 3p में, 4p में, 5p में, 6p में, इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेक्स्ट होता है, सबसे पहले होता है इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मींस टू से कि हमारी जो पर्टिकुलर वे होता है शेल्स का, या तो हम पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, या तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की साइड मूव करोगे और या फिर अप टू डाउन मूव करोगे, यानी कि या तो आप पीरियड में मूव कर सकते हो या आप ग्रुप में मूव कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मींस टू से ये नाइट्रोजन फैमिली है 7, 15, 33, 51, 83, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये जो पूरी फैमिली है, ये फैमिली ग्रुप 15 की फैमिली है, ग्रुप 15 में आती है ये फैमिली। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी ग्रुप 14 के कंपैरिजन में, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इससे पहले वाला ग्रुप आप देखिए, उसके कंपैरिजन में इसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, यानी कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से फास्फोरस से बिस्मथ तक मूव करते हैं, तो क्या होगा, इसका जो साइज है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस तक इंक्रीज करेगी, बाद में एएस से, यानी कि आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मिथ तक ये डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, यानी कि डिक्रीज में से डिक्रीज नहीं करेगी, स्मॉल इंक्रीज करेगी, ये कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कम होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि शेल्स तो बढ़ेंगी ही, डिक्रीज नहीं होगी, स्मॉल इंक्रीज करेगी। अब इसके रीजन भी हम देते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करती है। इसका रीजन क्या है, देखिए आप ग्रुप 14 आपने देखा होगा, इससे पहले वाला ग्रुप, जब हम उससे ग्रुप 15 में एंटर करते हैं तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते रहते हैं तो उस टाइम में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस पे वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से इनकी जो रेडियस है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वो डिक्रीज करती है। आप पहले भी ये कर चुके हो ऑलरेडी, हमने इसके ऑलरेडी पहले भी इसके सारी पहले ग्रुप्स की भी कॉन्फ़िगरेशन की हैं, तो एस की ब्लॉक की भी की हैं, पी की भी की हैं, तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया है। तो यही होता है कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, जो साइज होता है न्यूक्लियस का, जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और सेम शेल में एंटर करते हैं तो कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है एक दूसरे से, इनर शेल से कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, जिस वजह से उनका जो रेडियस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम अप टू डाउन मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं तो क्या होता है। देखिए अप टू डाउन मूव करते वक्त नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जाएंगे, यानी जो नाइट्रोजन की जो रेडियस है वो 171 है, 171 जो कि पीएम में ली जाएगी, और इसके बाद है फास्फोरस की 212, इससे ज्यादा है। इसके बाद है एएस यानी आर्सेनिक की 222, ये इससे ज्यादा है। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, अगेन सडन एंटीमनी पे कम हो गई, ठीक है ना, एंटीमनी पे कम हो गई, क्यों हुई। और नेक्स्ट है बिस्मिथ, इस पे थोड़ी बढ़ी, ठीक है ना। तो ये क्या क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, हम अप टू डाउन जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि एक नई शेल आ जाएगी। एएस यानी कि आर्सेनिक पे जाओगे तो एक और नई शेल आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि रेडियस बढ़ती है क्योंकि नई नई शेल्स एंटर होती हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें नई शेल एंटर होने से स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना, जो न्यूक्लियस के पास के इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर की साइड धक्का मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और धक्का मारने से क्या नाम है, उसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अब नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं, नई शेल एंटर हो रही है, न्यू एनर्जी शेल आ रही है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग
इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम AS यानी कि आर्सेनिक से एंटामनी पे जाते हैं, तब तो आर्सेनिक तो यही प्रोसेस चलता है। एंटामनी जिसपे कि एटॉमिक रेडियस जो होती है और आयनिक रेडियस कम 76 पे आ गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे करके पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसमें डी ब्लॉक तो एंटर हो ही जाता है, इसमें एफ ब्लॉक यानी एफ शेल भी एंटर हो जाती है। तो डी और एफ के एंटर होने से सेम शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो तो इनर शेल्ड होता है वो क्या होता है कि पुअर हो जाता है। इसकी वजह से इसकी जो रेडियस है वो कम हो जाती है और फिर बिस्मिथ पर थोड़ी सी बढ़ती है। नेक्स्ट वन इज N3 नेगेटिव, यानी इसका N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव क्या दिया हुआ है? नेगेटिव, मतलब कि ये 3 से गेन करते हैं। लेकिन Sb यानी कि एंटीमनी और बिस्मिथ 3 डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? मेटल्स की, ये मेटलॉइड होता है, ये मेटल होते हैं, ये हम आगे आपको कराएंगे। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 15 की वो ज्यादा होती है ग्रुप 14 के कंपैरिजन में, क्योंकि लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होगा? रेडियस जो होगी वो कम होती चली जाती है। तो नाइट्रोजन की यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके आउटरमोस्ट शेल में, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल्स तो लेते हैं, मेटल्स देते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1402 होती है, जो किलो जॉल पर मोल में होती है। सेकंड इससे ज्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज्यादा होती है। फास्फोरस की नाइट्रोजन से कम होती है क्योंकि नई शेल एंटर हुई होती है। फिर बाकी सेकंड वाली उससे ज्यादा ही, यानी फास्फोरस की फर्स्ट वाली से ज्यादा होती है, सेकंड थर्ड वाली की सेकंड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट होती है हमारी आर्सेनिक की, इसकी फास्फोरस से कम होती है, यानी कि जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। सेम यही जो चार्ट है ये वही चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी 947, ये की 1798 टू 2736, तो ये बढ़ती चली जाएगी लेफ्ट टू राइट, जैसे हम जिस चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ग्रुप 15 जो है वो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रुप 14 के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन क्या हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.0, फास्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2.0, एंटीमनी 1.9 एंड बिस्मिथ 1.9। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि सबसे पहले होते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में लेस मेटेलिक होते हैं, यानी कि इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज थोड़ी कम होती हैं। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये तो प्योरली नॉन मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, शेल से यानी कि जो रेडियस है वो कम होती चली जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, तो इसमें लेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाती हैं, यानी कि वो नॉन मेटल बनने लग जाते हैं। और जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने लग जाती है, मींस टू से वो मेटल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, यानी मेटलॉइड्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है बिस्मिथ जो कि मेटल होता है। नेक्स्ट होती है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 15 के एलिमेंट का वो क्या होगा? देखिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सबसे पहले तो इंक्रीज करता है और उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन से अगर हम चलते हैं एसबी तक, एसबी यानी कि एंटीमनी तक, तो एसबी यहाँ पे आर्सेनिक तक तो इंक्रीज कर रहा है, एंटीमनी पे वो डिक्रीज करने लग गए। ऐसा क्यों होता है कि पहले वो इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है और फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते जाते, जब हम देखिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन आया, फास्फोरस आया, आर्सेनिक आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम आर्सेनिक पर पहुंच रहे हैं तो आर्सेनिक पे डी ब्लॉक की एंट्री हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है,
लेकिन जब हम एंटिमनी पे जाते हैं तो यहाँ पे 3D तो है ही है, 4D भी आ जाता है। ये एक डी शेल्स जब एंटर होती हैं तो सेम शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और बिस्मथ पे तो बिल्कुल ही एफ ब्लॉक भी एंटर हो जाता है, इसमें 3D भी है, 4D भी है, एफ और शेल भी एंटर हो जाती है, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये होते हैं। और इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज करता है जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे डेंसिटी। देखिए ग्रुप 15 के ये तो सभी ग्रुप्स के लिए है, ठीक है ना, सभी ग्रुप्स के लिए है। डेंसिटी जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी जो होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट की वो बढ़ती है जैसे हम टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन्स और आते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है इनके एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब कि एक चीज की और कितने फॉर्म पाए जाना, उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। ये है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने फॉर्म में, यानी फॉस्फोरस का कितने फॉर्म में पाया जाना, वो उसका एलोट्रॉप है। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप फॉर्म होते हैं, यानी कि एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस होता है, थर्ड ब्लैक फॉस्फोरस होता है। तो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक और एंटिमनी, यानी कि एटॉमिक नंबर 33 एंड 51। आर्सेनिक और एंटिमनी के 2 एलोट्रॉप होते हैं, ये दोनों ही येलो और ग्रे कलर में पाए जाते हैं, ये होते हैं इनके एलोट्रॉप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।